नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज दूसरे भाग में हम फिर से बात करेंगे राजेश भाई जाडेजा से। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार मैम। VSAF का पहले तो फुल फॉर्म बता दीजिए। VSAF एक्चुअली मेरे फादर के नाम से मैंने ये फार्म किया हुआ है, तो उसका नाम है विक्रम स्टड एंड एग्रीकल्चर फार्म्स। ओके। तो उसके पहले एक एक वर्ड लेके मैंने ये VSAF एक ब्रांड बनाने का किया और इसको यहाँ पे और मेरे जो गांव है द्राफा, वहाँ पे भी जो फार्म्स है उसके ये नाम से ही मैं ब्रांड करता हूँ। तो ये थोड़ा लगता है कोई इटालियन जैसा लगता है, बट बेसिकली ये है हमारा। और कितने साल से ये फार्म है यहाँ पे? ये फार्म एक्चुअली जगह तो मोर देन 45 इयर्स से है हमारा, बट घोड़े रखने का मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे 1991 से किया। अच्छा। 1991 में मुझे 2 घोड़े मिस्टर जय मेहता जो हाथी सीमेंट के ओनर है, जूही चावला के हस्बैंड, उसने मारवाड़ी घोड़े मेरे को 2 प्रेजेंट किया था घोड़ी। उससे मेरा शौक बढ़ा एंड देन फिर मैं खरीदते गया और खरीदते खरीदते मेरे को काठियावाड़ी में इंटरेस्ट लगा और काठियावाड़ी से फिर ब्रीडिंग में इंटरेस्ट लगा एंड देन इट्स लॉन्ग स्टोरी, ऐसा ही है। वो राजेश भाई, मेरे हर एपिसोड में जहाँ मैं काठियावाड़ी घोड़े दिखाती हूँ या एक्सपर्ट से बात करती हूँ, वहाँ पे एक सवाल ज़रूर होता है कि जितने मारवाड़ी घोड़े प्रमोट हुए हैं उतने काठियावाड़ी घोड़े क्यों नहीं प्रमोट हुए, इतनी अच्छी ब्रीड होने के बावजूद भी। एक्चुअली ये प्रश्न में हमारा ये ऑब्जर्वेशन है इतने सालों में ये घोड़ों के साथ कनेक्ट होने के बाद कि जब कामा मंडली का हमारा गठन हुआ 1982-83 में, तब उससे पहले ये घोड़े जो काठियावाड़ी थे ये राजा रजवाड़ों के ही शौक थे यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट ने एक फार्म 2 बार बनाया था, ये जूनागढ़ वाला, जो जूनागढ़ नवाब का था, और वो 1947 के बाद गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया अपने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर में। उसके पास घोड़े थे और बाकी कुछ जो फार्मर्स थे उसके पास ये घोड़े थे यहाँ पे। और वो टाइम पे ये काठियावाड़ी घोड़ों की कीमत समझिए कि 5,000 से लेके 15-20 हज़ार तक मैक्सिमम थी। उसमें अच्छे से अच्छे घोड़े मिल जाते थे और घोड़े तब पालना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद गुजरात के अंदर 3 या 4 कुछ पीरियड के लिए अकाल का वक्त आ गया था, जिसमें लोगों के पीने का पानी का भी तकलीफ हो चुका था। इतने बड़े नर्मदा डैम जैसे डैम और कैनाल्स वगैरह नहीं थे, तो फार्मर्स को रखने के लिए वो नहीं था। तो फार्मर लोग ने क्या किया कि घोड़ों को बेच के उन लोगों ने गाय भैंस पे जाने लगे और दूध का व्यापार करने लगे। तभी ये अमूल का जो गठन हुआ था, अमूल डेयरी का, उसमें भी लोग सहकारी तरीके से जाने लगे और उन लोगों ने अपना प्रमोशन ज़्यादा कर दिया गाय भैंस का कि आप दूध का व्यापार करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो घोड़ों की जो एक कीमत थी ना, काठियावाड़ी घोड़ों की और इवन मारवाड़ी की भी उस टाइम पे, वो एक सीमित पे आके अटक गई थी। फिर राजस्थान के अंदर दूसरा कोई गुजरात के जितना प्रगति नहीं था, इंडस्ट्रियल नहीं था, कुछ नहीं था। तो राजस्थान वालों ने अपना टूरिज़्म बढ़ाया। हाँ, उन लोगों ने रिसोर्ट्स बनाने चालू कर दिए। जो पुराने राजवाड़े थे उसने अपने महल को रिसोर्ट में कन्वर्ट किया, हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया। वहाँ पे होटल्स की जो सुविधाएं थी वो हेरिटेज ग्रुप बना, हेरिटेज होटल के कुछ स्कीमें उस समय केंद्र सरकार ने किया। तो उन लोगों ने अपना होटल बिजनेस में जाने लगे, पर्यटन में जाने लगे और गुजरात इंडस्ट्रियल में जाने लगा। तो गुजरात ने इतना पर्यटन को तब महत्व नहीं दिया, गुजरात स्टेट ने। और होटल में ये इंटरेस्ट राजस्थान के अंदर जाने की वजह से वहाँ पे विदेशी प्रवासियों काफ़ी आने लगे। विदेशियों आने के बाद राजस्थान ने जो दिखाना था अपने पैलेसेस वगैरह उतना दिखा दिया। उसके बाद और क्या दिखाए, तो उन लोगों ने किया कि और दिखाने के लिए हमारे पास ये घोड़े हैं और घोड़े की सफारी चालू करें। अच्छा। तो वहाँ पे 2-4 लोग थे, दल्लोद वाले थे,
अपने रोहत वाले थे, तो 3-4 लोगों ने अपने पास जो 10-12 घोड़े थे उसके हिसाब से सफारी चालू किया और सफारी का बिजनेस किया। और जितने विदेशी गोरे लोग आए उन लोग को घोड़े पे सवारी करके 15 दिन कहीं आसपास में गांव में घूमने के बाद वहाँ का कल्चर देखना वो एक अच्छा लगने लगा, तो वो एक बिजनेस बहुत बढ़ने लगा। तो सफारी करने के लिए आपके पास कम से कम 12-15 घोड़े चाहिए। 15 घोड़े खरीदने के लिए मिनिमम आप 25,000 भी रखो आप एक प्राइस, तो भी करोड़ों में रुपये चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि ये बिजनेस को इतना बढ़ावा दिया, सफारी के बिजनेस को, कि दूसरे जो नज़दीक के स्टेट थे उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स, पंजाब थे, दिल्ली में थे, यूपी में थे, वहाँ पे भी एक घोड़ों के मेले वगैरह होने लगा, पुष्कर की तरह, बालोतरा की तरह, तिलवाड़ा की तरह। तो वो अपने मेले करने लगे, मेले को प्रमोशन मिला, गवर्नमेंट का भी थोड़ा प्रमोशन मिला। वैसे वैसे करके इन लोगों ने घोड़े की प्राइस जो 12-15 हज़ार थी उससे 25,000 पहुँचे, 25 से 50 पहुँचे, 50 से फिर कोई 2-4 बड़े पंजाबी सरदार जो थे उन लोगों ने आके लाखों में लिया 1-2 घोड़े। जैसे वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बेटे थे पंजाब के, उसने, और हमारे गुजरात में एक थे धर्मेश भाई पटेल और महेश पटेल, उन लोगों ने भी बड़े प्राइस में मारवाड़ी घोड़े बेचे। जैसे आलीशान घोड़ा और तूफान घोड़ा जो अभी लाइन चल रही है जिसकी, उनकी बड़ी कीमतें देने लगे। फिर उसमें पोसाना जो है छोटा सा ठिकाना है वहाँ पे, जो गजेंद्र सिंह है पोसाना, उसने अपना एक बच्चा बड़ी कीमत पे बेचा। तो वो प्रमोशन सब होने लगा। वही टाइम पे ये सोशल मीडिया भी आ गया और सोशल मीडिया में भी छोटा मोटा प्रमोशन होने लगा। एंड देन ऐसा एक रिवॉल्यूशन आया कि सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक पे ये सब प्रचार होने लगा, और कि भाई हमारा घोड़ा इतने में गया, ये घोड़े इतने में ख़रीदा हमने। तो ये बातें दुनिया भर में फैल गई। तो दुनिया भर में फैलने से कुछ स्पेन के जो घोड़े के रखने वाले थे उन लोग को ध्यान में आया। फिर ये दनलोद में वो फ्रांसिस्का केली लेडी है, वो आती थी यहाँ पे, वो यहाँ से कुछ घोड़े एक्सपोर्ट करके लेके गई। तो ये सब बहुत बढ़ने लगा। दूसरा एक जो यहाँ पे ड्रॉबैक था गुजरात में कि घोड़ों की कोई उपयोगिता नहीं थी, और इसको इतना निगलेक्ट कर दिया था सरकार ने और केंद्र सरकार ने कि जो हमारे उपयोगी जानवर की लिस्ट होती है, वो जानवर की लिस्ट इसलिए होती है कि जब अकाल का टाइम आए तो सब जानवरों को, जैसे गाय, भैंस, बकरी, गधा, ऊँट, वो सबको सरकार की ओर से कुछ सहाय दिया जाता है। सहाय में या तो कुछ रुपये होते हैं या तो सूखा घास होता है। ये जो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना, वो अप्रूव करते हैं। तो उस उपयोगी जानवर के लिस्ट में भी घोड़ा नहीं था। अच्छा। हाँ। तो हमने उसी टाइम पे सरकार को बोला कि आपने जब तक घोड़े को उपयोगी जानवर के उसमें नहीं करेंगे आप, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। उस टाइम पे गधा था उसके अंदर, क्योंकि सरकार ने 1947 के बाद ऐसा ही सोचा था कि अभी वॉर होने वाली नहीं है तो घोड़े का कोई काम नहीं है, और घोड़े पालना अमीरों का शौक है, क्योंकि वो रेस के साथ जुड़ते थे। बट उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक काठियावाड़ी ब्रीड जो है वो एक ऐसी ब्रीड है जो हेरिटेज के साथ जुड़ी जाती है। जबकि मारवाड़ में ये नहीं था। मारवाड़ में बाद में सफारी में और पर्यटन के साथ जोड़ने के बाद वो घोड़ों का वहाँ पे उपयोगी जानवर में उपयोग होने लगा। जबकि मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर यहाँ पे जितने सरकार सहाय देती है, ये 2 फार्म है हमारे जो सेलियंस सेंटर्स है जिसमें फ्री सर्विस दिया जाता है, वैसी कोई सुविधा नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। और पूरे इंडिया के अंदर सरकार जो ग्रास रूट लेवल के फार्मर्स को अपनी घोड़ियों के लिए कवरिंग के लिए अच्छा जानवर, रजिस्टर्ड जानवर, जिसकी ब्लड लाइन आज से 100-200 साल तक रजिस्टर्ड मिल सकती है, ऐसे जानवर की सर्विस फ्री में देती थी यहाँ पे, और देती है आज की तारीख में भी। बट उसकी किसी ने सराहना नहीं की। कोई भी IAS ऑफिसर जो थे, जो सेक्रेटरी लेवल में कृषि में बैठते थे, वो किसी ने नहीं ये देखा। दूसरा एक ड्रॉबैक काठियावाड़ी के साथ ये हुआ कि
हमारे जितने आज़ादी के बाद जितने भी कृषि मंत्री आए, उसमें से हमारे एक ही मंत्री ऐसे आए, हमारे पोरबंदर के जो बाबू है बोकेरिया, उसने ये घोड़ों की वैल्यू की। और जो हॉर्स शो के लिए हमको 2 लाख रुपये खाली सरकार ने मंजूर किया था, वो भी कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, वो उसने सीधा ही 25 लाख कर दिया। और एक नया फार्म जो जूनागढ़ का फार्म हमारा था, वो राज्य सरकार ने उस जगह 15-25 एकड़ जगह थी, वो लेके वहाँ पे हॉस्पिटल को दे दिया, मीन्स मेडिकल हॉस्पिटल। और उसको तो उसके अगेंस्ट में हिंगोलगढ़ में 10 करोड़ का फार्म बना दिया और उसके ऊपर 5 करोड़ की और ग्रांट दे दी। और घोड़ों को उन लोगों ने ये उपयोगी जानवर के लिस्ट में भी डलवा दिया। स्वर्गीय केशुभाई जब मुख्यमंत्री थे हमारे गुजरात के, कि उसकी कैबिनेट में एक डिस्कशन हुआ था कि ये घोड़ों के जो 2 फार्म है, तब इनाज में और जूनागढ़ में था, ये हमने क्यों रखे हैं। अभी घोड़ों की, हाँ अभी घोड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वॉर होने वाली नहीं है। बट समहाउ उस टाइम पे ये भूकंप आया गुजरात का और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो आज के प्राइम मिनिस्टर है, वो आए गुजरात की सीट पे और उसने आके भूकंप का जब काम ख़त्म हो गया, जो उसका रेस्क्यू वगैरह था वो, और जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग उसने किया गुजरात के अंदर, तब उसके सामने ये क्वेश्चन आया कि भाई ये इनाज में जो वेरावल के पास इनाज है, वहाँ पे 295 एकड़ जगह है और वहाँ पे 25 घोड़े 50 घोड़े है, और एक जूनागढ़ में है, वो दोनों फार्म हम लोग प्राइवेट ओन कंपनीज को या सरकारी मंडली को देते थे। तो उसने सीधा मना कर दिया कि नहीं, आपको ये घोड़े की वैल्यू मालूम नहीं है, काठियावाड़ी घोड़े हेरिटेज के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार ही उसको संभालेगी, ये फाइल को आप साइड में रख दो। और उसने वो कैंसिल कर दिया। तो हम लोग नरेंद्र भाई के भी आभारी है कि हमारे जो 2 फार्म्स है वो उसी के वजह से आज की तारीख में सर्वाइव हो चुके हैं। और काठियावाड़ी घोड़े का जो ब्रीडिंग जो सरकार की ओर से होता था, वो भी चालू हो गया। नरेंद्र भाई ने 2010 में एक परिपत्र सीएम ऑफिस से ही निकला कि काठियावाड़ी घोड़ों को सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी इस पे रिसर्च करे, उसका जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो, और रिसर्च करने के बाद उसकी एक किताब बनाए और उसका एक 6 महीने का कोर्स डिसाइड करे। जो फार्मर्स के बच्चे उसमें पढ़े वो कोर्स सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, और स्टेबल मैनेजमेंट का और हॉर्स मैनेजमेंट का, उस तरीके से वो एक करे और उसमें रोजगारी मिले। जब रोजगारी मिलेगी तो लोग घोड़े रखेंगे और घोड़े का कुछ उपयोग होगा और कुछ ट्रेड बढ़ेगा। तो उसके लिए नरेंद्र भाई ने 65 लाख रुपीस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी को भेजे और दूसरी 2 करोड़ की ग्रांट उसके स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल भी सीखना चाहिए ना। तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़ी लैंड है राजकोट में, आपने देखा होगा। उस लैंड में उस टाइम के वाइस चांसलर को बोले कि भाई आप वहाँ पे स्टेबल्स बनाओ, 6-7 घोड़े रखो, प्रैक्टिकल उसका 6 महीने का कोर्स रखो और 25-50 स्टूडेंट का एक बैच निकालो, जिसको 6 महीने का पहले ट्रेनिंग मिले, फिर उसका एडवांस ट्रेनिंग के लिए और 6 महीने, वैसे 3 साल का कोर्स करवा दिया था कि आप पहले बेसिक कोर्स करो, फिर ग्रेड 1 कोर्स करो, देन ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड देन यू बिकेम ए डिप्लोमा होल्डर ऑफ स्टेबल मैनेजमेंट, ऐसा। और पशुपालन डिपार्टमेंट को भी बोला कि आपको इसमें इनपुट देना है, मगर अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र भाई, या फॉर्चुनेटली देश के लिए, कि नरेंद्र भाई लोकसभा में जीते, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चले गए और उसके बाद यहाँ पे जितने चीफ मिनिस्टर आए अगेन बैक टू स्क्वायर कि वो घोड़ों के इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये सब स्थगित हो गया कार्यक्रम और हमारे काठियावाड़ी घोड़े वहीं के वहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि काठियावाड़ी घोड़े की कीमत नहीं होगी या नहीं मारवाड़ी की तरह चलेगा। दूसरा मैं आपको एक इसका सीक्रेट बता देता हूँ कि सब मारवाड़ी घोड़े की ये जो लाखों में कीमत बोलते हैं ऐसी नहीं है। अच्छा। हाँ, आप सर्वे भी कर लीजिए और जो लोग बोलते हैं कि नहीं सब घोड़े की कीमत लाखों में है, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में आप बालोतरा के मेले में, पुष्कर के मेले में या मुक्तसर के मेले में जाइए, वहाँ पे जिन लोगों ने ये सही गलत लाइन जो दिखा दी है लोगों को कि ये आलिशान लाइन है, ये तूफान लाइन है, ये काला कांटा लाइन है, या ये मजूके लाइन है, या
मुझे वो लाइन से कोई गिला शिकवा नहीं है। वो तो बिजनेस करते हो आप, तो आप, मैं सब चीज़ को, ये मोबाइल देखूँ तो मैं भी बोल देता हूँ ये एप्पल का ही है, भले मैं पीछे मेरे ये एप्पल लिखा हुआ है, पर तो भी मैं बोल दूँ एप्पल का ही है, ऐसा करके मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। बट अगर मुझे कोई चीज़ बेचनी नहीं है जब, तो उसके लिए मैं कुछ भी कीमत लगा दूँ। मैं बोल दूँ कि ये 25 लाख का घोड़ा है, अभी बड़ा होगा 64 का है, और 65 का हो जाएगा तो 1 करोड़ का हो जाएगा, और 66 का हो जाएगा तो 2 करोड़ का हो जाएगा। बट 2 करोड़ में खरीदने वाला तो आना चाहिए ना मेरे पास। और आज की तारीख में जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैं उन लोग को ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप एक बार 1 करोड़ रुपया गिन के दिखाइए टेबल पे, तभी पता चलेगा कि 1 करोड़ रुपया कितना है। बैंक वाले भी नहीं गिनते। अगर हम बैंक में आप जमा करने जाओ ना, तो मशीन के सिवा वो नहीं गिनते, और बोलते हैं कि हमने 1 करोड़ में लिया, 2 करोड़ में लिया, 10 करोड़ में हमसे मांगा, कोई फॉरेनर ने आके हमसे इतने में मांगा। दिस इज़ ऑल, मेरे ख्याल से तो ये हवा की बातें है। झूठ नहीं बोलूँगा कि झूठ बातें है, बस हवा की बातें है कि भाई हाँ एक किसी ने बोला। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफर्स आ गए, फॉरेनर्स फोटोग्राफर, फ्रेंच फोटोग्राफर आए, स्पेनिश आए, पोर्चुगीज़ आए। तो यहाँ आके वो घोड़े को फोटो लेते हैं ना, तब बोलते हैं ओ वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल हॉर्स, इट्स अ $1 मिलियन हॉर्स। तो इसका मतलब ये नहीं समझूंगा कि मैं $1 मिलियन का मेरा घोड़ा है। एक अलंकारिक भाषा है इंग्लिश की कि उसको बोलना कि भाई दिस इज $1 मिलियन हॉर्स, वो एक अलंकारिक भाषा है। तो मुझे ये समझना नहीं चाहिए कि ये $10 लाख का घोड़ा है ये, और 10 लाख को फिर मैं इंटू 75 या 80 जो भी बैंक रेट चलता है वो मैं बात करूँ मैं। सो दिस इज़ ऑल गिमिक्स वहाँ घोड़े की दुनिया का। नहीं, अच्छे घोड़े की प्राइस होती है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं होती है। अच्छा बच्चा होता है तो लोग बोलते हैं, हमारे पास भी आते तो हम भी बोलते हैं कि भाई ये हमारा बेचने का नहीं है घोड़ा, या बेचना है तो इतने में बेचना है। दिस इज़ ऑल टॉक। सामने वाला अगर उसकी इम्पोर्टेंस समझेगा कि ये ब्रीडिंग के लिए मुझे अच्छा लगेगा, ये राइडिंग के लिए मुझे अच्छा लगेगा, ये शो के लिए अच्छा लगेगा, देन ही विल पे यू प्राइस, नो डाउट। बट नॉट लाइक दिस, ये जो हम लोग सोचते हैं ऐसी प्राइस नहीं है। तो काठियावाड़ी घोड़े की कीमत और ज़्यादा होगी जब इसकी उपयोगिता हम लोग साबित करेंगे। मारवाड़ी घोड़े से भी ज़्यादा जाएगी, ये भी मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ। बट धीरे धीरे अगर सरकार भी इसमें आएगी ना, तो 100% ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी शुद्ध काठियावाड़ी की, और शुद्ध काठियावाड़ी तभी इसकी वैल्यू होगी। और वो वैल्यू ऐसी होगी कि ये गोल्ड की तरह होगी। गोल्ड और सिल्वर जब आज से 15 साल पहले का भाव देखिए और आज का भाव देखिए, तो लोग कभी कभी सोचते हैं कि भाई ये इतना सिल्वर का भाव क्यों हो गया। पहले तो लोग बर्तन भी अपने सिल्वर में करते थे, आज बर्तन सिल्वर में करना इट्स अ ड्रीम। हाँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बट उसका उपयोग आप देखो कहाँ कहाँ होने लगा। अभी गोल्ड एंड सिल्वर का उपयोग हमारे जो ये स्विचेस वगैरह आते हैं उसके पॉइंट्स में जाने लगे। तो इसके लिए उसका उपयोग जो पहले ग्रामों में था वो अभी किलो में हो गया, और जो किलो में आया था बाद में अभी टन में होने लगा। तो नेचुरली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह ये काठियावाड़ी की भी वैल्यू बढ़ेगी, आज नहीं तो 10 साल के बाद। इसी आशा में अगर इसका प्योर ब्रीडिंग कोई छोड़े नहीं ना, तो मैं 100% बोलता हूँ कि अगले जनरेशन के लिए तो ये ऐसी चीज़ होगी कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आज की ये आप 2, 4, 5 महीने की मार्केट को मत सोचिए, इसको आप लंबे रेस का घोड़ा समझ के इसको प्रिजर्व कर दीजिए, और प्योरिटी प्रिजर्व करो आप, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग करो, तभी जाके इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। और बहुत सारी जानकारी लेनी बाकी है राजेश भाई से, तो और एपिसोड्स देखते रहिए। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।